नमस्कार दोस्तों। आज है 24 दिसंबर और जो आज हम करंट अफेयर के टॉपिक पढ़ने वाले हैं वहाँ पे मैंने सारे के सारे मेंशन कर दिए। तो चलो अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है नेशनल मिशन मैथमेटिक्स डे, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, एनएमडी। नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 22 दिसंबर को टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्रीनिवासा रामानुजन। तो इसकी अब की बार 125वीं बर्थ एनिवर्सरी थी और इसको अनाउंस कब किया गया था, 2012 के अंदर। 2012 के अंदर उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अब बात करते हैं कि ये थे कौन, श्रीनिवासा रामानुजन थे कौन। तो इनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर को 1887 के अंदर तमिलनाडु की डिस्ट्रिक्ट में कोई इरोड नाम की जगह थी, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। 1903 के अंदर इनको स्कॉलरशिप मिली थी यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से, लेकिन वो जो इनकी स्कॉलरशिप थी वो इनकी छूट गई थी, लॉस्ट हो गई थी। क्यों? क्योंकि इनका जो इंटरेस्ट था वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में था, जो कि मैथमेटिक्स था। तो इसलिए इन्होंने जो बाकी के अदर सब्जेक्ट्स थे उनको नेगलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। 1911 की बात करें तो 1911 में रामानुजन का पहला पेपर पब्लिश हुआ था। कहाँ पे? जर्नल ऑफ द इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी। तो वहाँ पे इनका जो पहला मैथमेटिक्स का जो पेपर था वो पब्लिश हुआ था। 1913 के अंदर इन्होंने अपना कोरेस्पोंडेंस स्टार्ट कर दिया था, किसके साथ में? ब्रिटिश मैथमेटिशियन गॉडफ्रे एच हार्डी के साथ में, जिनकी वजह से इनको स्कॉलरशिप भी मिली फिर कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से। और ग्रांट मिली कहाँ से? ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से। 1918 के अंदर इनको सेलेक्ट किया गया था रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। तो ये रामानुजन पहले यंगेस्ट मेंबर रहे हैं ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी के, और पहले ऐसे इंडियन रहे हैं जिनको इलेक्ट किया गया था ए फेलो ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के अंदर। अब कंट्रीब्यूशन की इनकी बात करें तो इनके क्या क्या योगदान रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला तो क्या है, फॉर्मूलाज और इक्वेशन का। Ramanujan compiled around 3900 results consisting of equation identities. One of his most treasured finding was his infinite series of pi. जो पाई है तो उसकी इन्होंने इनफाइनाइट सीरीज निकाल के दी थी, और ऊपर से काफ़ी ऐसे फॉर्मूलाज भी दिए जहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते थे डिजिट्स किसकी, पाई की, काफ़ी सारे अनकन्वेंशनल वेज के अंदर। गेम की थ्योरी की बात करें तो देखो, इन्होंने काफ़ी नए आइडियाज़ डिस्कवर किए थे जिससे काफ़ी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती थी मैथमेटिक्स की, और जो पहले की काफ़ी इक्वेशंस थी जो इन्होंने सोल्व की हुई थी। अब इनकी बुक की बात करें तो वन ऑफ द रामानुजन्स नोटबुक वाज डिस्कवर्ड बाय द जॉर्ज एंड्रयू इन 1976। 1976 के अंदर जो इनकी एक बुक थी जिसको किसने डिस्कवर किया था, जॉर्ज एंड्रयू ने। और वो कहाँ पे थी? वो थी लाइब्रेरी एट त्रिनिटी कॉलेज, जहाँ पे ये पहले काम करते थे। लेटर द कंटेंट ऑफ दिस नोटबुक वाज पब्लिश्ड एज ए बुक। तो जो भी उस नोटबुक के अंदर इनके जो कंटेंट थे रामानुजन जी के, तो उनको फिर एक बुक के रूप में बाद में पब्लिश किया गया। 1729 इज़ नोन एज रामानुजन नंबर। ठीक है, जो 1729 है उस नंबर को रामानुजन नंबर नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों? इट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ टू डिफरेंट क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज। तो ये सबसे ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जहाँ पे अगर आप दो वर्ड्स का, दो डिजिट्स का जो क्यूब बनाओगे, ठीक है, और उनको ऐड करोगे तो यही नंबर निकल के आएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, 10 का क्यूब और प्लस में 9 का क्यूब। 10 का क्यूब कितना हो गया? 1000, और 9 का कितना होगा? 729। जब इनको ऐड करोगे तो आप कितना आएगा निकल के? 1729, है ना। और यहाँ पे फिर से देखो, 12 का क्यूब और फिर 1 का क्यूब, तो इनको बाद में ऐड करोगे तो 1729 निकल के आएगा। तो इस तरह से ये काम करता है। इनकी डेथ की बात करें तो 26 अप्रैल 1920 के अंदर इनकी डेथ हो गई थी 32 साल की उम्र में, जब ये भारत में लौट रहे थे बीमारी की वजह से। नेक्स्ट टॉपिक है समुद्रयान मिशन। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, समुद्रयान मिशन इज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज बाय द ईयर ऑफ 2026। अब इस मिशन की बात करते हैं कि भाई इसके अंदर क्या है ना, 3 पर्सनल्स को, 3 ऑफिसर्स को, या फिर जो भी साइंटिस्ट है उनको 6000 मीटर डेप्थ में, ठीक है, समुद्र की गहराई में 6000 मीटर तक ले जाया जाएगा, ताकि वो जो डीप सी पे जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो उसकी सतह पे जितने भी रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, उसको क्या कर सके? एक्सप्लोर कर सके। तो वो किसके अंदर जाएंगे? वो जाएंगे मत्स्य 6000।
तो ये जो व्हीकल है ना उसका नाम है। मत्स्या मतलब मछली, हिंदी में अगर जिसको बोलते हैं, वैसे तो ये भी वर्ड हिंदी का ही है। और 6000 क्यों रखा गया? क्योंकि 6000 मीटर की डेप्थ में ये जाता है। मत्स्य 6000 व्हीकल किसके द्वारा डिज़ाइन और डेवलप किया गया है? ये किया गया डिज़ाइन और डेवलप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी NIOT, चेन्नई के अंदर। कौन सी मिनिस्ट्री के अधीन आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। इस व्हीकल की बात करें तो 12 घंटे ये नॉर्मल ऑपरेशन के अंदर काम करता है, और अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो करीबन 96 आवर्स तक भी ये समुद्र के अंदर अपने रह सकता है। इट इज़ फर्स्ट यूनिक मैन्ड ओशियन मिशन इज़ अ पार्ट ऑफ 6000 करोड़ डीप ओशियन मिशन। तो गवर्नमेंट के द्वारा 6000 करोड़ की लागत का एक डीप ओशियन मिशन को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो उसी का ये एक हिस्सा है, जिसके अंदर 5 साल के अंदर कितनी लागत आ जाएगी? 6077 करोड़ की अगले 5 साल के अंदर। और इसको फेज़ मैनर के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, है ना? और अब देखते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का विज़न है न्यू इंडिया, जिसके अंदर इन्होंने हाईलाइट किया था ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी रिलेटेड है ओशियन से। तो उसके अंदर ये क्या करना चाहते हैं भाई? और ग्रोथ करना चाहते हैं। और वैसे भी आपको पता होगा इंडिया की जो मरीन टाइम पोजीशन है काफ़ी यूनिक है। इंडिया अपना 7517 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन बाउंड्री है इंडिया का, जिसको शेयर करती है 9 स्टेट्स। 9 स्टेट्स की जो बाउंड्री है वो समुद्र के तट से मिलती है। ऊपर से 1382 आइलैंड्स हैं। तो इस वजह से इंडिया 3 साइड से ओशियन से घिरा हुआ है, और इंडिया की 30% पॉपुलेशन कोस्टल एरियाज़ के अंदर रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पे फिशरीज़ को भी सपोर्ट मिलता है। एक्वाकल्चर, टूरिज़्म, लाइवलीहुड और ब्लू ट्रेड में भी काफ़ी इजाफा होता है। व्हाट इज़ डीप ओशियन मिशन? जून 2021 के अंदर इसको अप्रूव किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, है ना? इसके अंदर एक्सप्लोर किया जाएगा डीप ओशियन को रिसोर्सेज के लिए। तो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ बनाई जाएंगी जिसमें क्या है, सस्टेनेबल यूज़ होगा ओशियन रिसोर्सेज का, जिससे ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है उसको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। और कौन से इनिशिएटिव हैं ऐसे? तो पहला तो हो गया इंडिया और नॉर्वे टास्क फोर्स ऑन ब्लू इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो दोनों कंट्रीज़ की जो फोर्सेस हैं वो इसके अंदर काम कर रही है, मतलब जो साइंटिस्ट है इसके अंदर काम कर रहे हैं ताकि इसको एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में इम्प्लीमेंट किया जाए। सागरमाला प्रोजेक्ट का तो आपको पता ही है, जहाँ पे स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव के तहत पोर्ट को बनाया जाएगा, उनकी डेवलपमेंट की जाएगी, और वहाँ पे आईटी अनेबल्ड सर्विस बनाई जाएंगी, मतलब जितने भी पोर्ट्स हैं सबको मॉडर्नाइज किया जाएगा। फिर बात करते ओ स्मार्ट। ये इंडिया की एक अम्ब्रेला स्कीम है बाय द नेम ऑफ ओ स्मार्ट, जिसका एम क्या है, रेगुलेट किया जाए ओशियंस के यूज़ का, और वहाँ के जितने मरीन रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ किया जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। फिर जो लास्ट है ITCZ, यानी कि इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट, ICZM। ये फोकस करता है कंजर्वेशन ऑफ कोस्टल एंड मरीन रिसोर्सेज की, और इम्प्रूव करता है लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी फॉर कोस्टल कम्युनिटीज़, कि भाई जितने भी कोस्टल एरियाज़ में जो जो कम्युनिटीज़ रहती हैं उनका भी क्या हो जाए, अच्छे से उद्धार हो जाए, है ना? वो भी अपना गुजर बसर अच्छे से कर पाएँ। फिर बात करते हैं नेशनल फिशरी पॉलिसी। इंडिया हैज़ ए नेशनल फिशरी पॉलिसी फॉर प्रमोटिंग ब्लू ग्रोथ इनिशिएटिव, जो फोकस करता है सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ फिशरीज वेल्थ फ्रॉम मरीन एंड अदर एक्वाटिक रिसोर्सेज। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, अब ये एक मशीन है जो हम तलहटी में लेके जाएंगे, ठीक है, जो डीप सी फ्लोर है वहाँ पे लेके जाएंगे। तो ये क्या करेगी ना, ये एक तरह से जैसे कि बाहर जो ज़मीन के ऊपर जो जेसीबीज वगैरह चलती है, तो वैसे ही ये ज़मीन के अंदर चलेगी, सॉरी ओशियन के अंदर चलेगी। तो पहला क्या होगा, सर्वे किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा एरिया का जहाँ पे पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हो, ठीक है। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स मतलब जहाँ पे क्या कहते हैं, निकल्स और लेड, इन सब के जो हमको क्या है ना अंश मिलेंगे, तो उन एरियाज़ का सर्वे किया जाएगा और फिर वहाँ पे ऐसी मशीनों को छोड़ा जाएगा। ये यहाँ पे नीचे जाके क्या करेगी, जितना भी जो मटेरियल है उसको उठाएगी, और एक पाइप से होते हुए जो बाहर जितनी भी शिप वगैरह खड़ी होगी उसके अंदर उसको डिपॉजिट करेगी। और जो शिप है उस ओर को तो अपने पास में रख लेगी, और जो बचा हुआ जो जितना भी स्लज हो गया या फिर वाटर हो गया उसको वापस कहाँ पे छोड़ देगी, समुद्र के अंदर। और दूसरी जो शिप है उससे वो पूरा माल कहाँ पे ले जाया जाएगा, लैंड तक लेके जाया जाएगा।
अब बात करते हैं कोविड का एक नया वेरिएंट आया है BF.7 निकल के। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। फ़िलहाल के लिए इसकी वजह से चाइना के अंदर काफ़ी केसेस दोबारा से बढ़ रहे हैं, और ये वेरिएंट है किसका, ओमिक्रॉन का ही, जो आगे और सर्कुलेट हो रहा है। क्या है ना, कोई भी वायरस होता है वो टाइम बाय टाइम क्या है ना अपने आप के अंदर चेंजेस करने लग जाता है। जैसे ही वो किसी बॉडी के अंदर एंटर होगा, वहाँ पे वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देगा, अपनी कॉपीज़ बनाना स्टार्ट कर देगा। लेकिन क्या चीज़ है ना कि कोई भी कॉपी एक समान नहीं रहती है, उसके अंदर थोड़े थोड़े चेंज होते रहेंगे, और वो चेंज एक टाइम पे इस हद तक पहुंच जाएंगे कि या तो शायद हमको इतना नुकसान पहुंचाएंगे, या फिर वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। तो लेकिन जो ये नए वाला जो वेरिएंट है BF.7, ये काफ़ी फ़िलहाल के लिए ख़तरनाक बताया जा रहा है। और इसके ओमिक्रॉन की बात करें तो करीबन ऐसे ही 500 ऐसे वेरिएंट फ़िलहाल के लिए सर्कुलेशन में हैं, मतलब निकल चुके हैं। और यही ऐसा भी नहीं है कि केवल चाइना के अंदर ही यूनिक हो, यूएस के अंदर भी 5% से ज़्यादा ऐसे केसेस हैं जहाँ पे जो वेरिएंट है वो BF.7 का है, जो कि अक्टूबर 2022 के अंदर केसेस बढ़ने वहाँ पे भी स्टार्ट हुए थे। और 7% से ज़्यादा केसेस यूके के अंदर है सेम वेरिएंट के। तो इंडिया के अंदर भी ऐसे केस आना कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं कि ये वेरिएंट फैलते कैसे हैं, मतलब ऐसे बनते कैसे हैं। जब वायरस मल्टीप्लाई करता है तो क्या है ना, एक तरह की कॉपी नहीं बना सकता, मतलब जब भी वो मल्टीप्लाई करेगा तो सेम आइडेंटिकल कॉपी नहीं बना पाता, उसके अंदर थोड़े से चेंज आएंगे जैसे मैंने अभी बताया था। और उन्हीं चेंज से जो उनकी जेनेटिक सीक्वेंस है उसके अंदर भी काफ़ी बड़ा बदलाव आ जाता है, और वो खुद को म्यूटेशन करना स्टार्ट कर देता है। फिर उसके ऊपर क्या है, जितनी भी और जो दवाई है हमारी वो काम नहीं कर पाती। जो नेक्स्ट टॉपिक है, 3 साइट को टेंटेटिव लिस्ट के अंदर डाला गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। और वो कौन सी साइट है, गुजरात का वादनगर टाउन, और आइकॉनिक सन टेम्पल जो कि मोधेरा के अंदर है, साथ ही साथ रॉक कट स्कल्पचर उनकोटी जो कि कहाँ पे है, त्रिपुरा के अंदर है। इनको ऐड किया गया टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट के अंदर, यानी कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इनको ऐड किया गया है, मतलब उसकी टेंटेटिव लिस्ट के अंदर ऐड किया गया है। अभी बताता हूँ सब कुछ। व्हाट आर द की फैक्ट ऑफ दिस 3 साइट्स। तो ये 3 साइट्स की ऐसा क्या है कि मतलब इनको ऐड किया गया। पहला वादनगर के बारे में बात करते हैं, जो कि महसाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है गुजरात की, है ना। और यहाँ पे काफ़ी इस सिटी की क्या है ना डीप हिस्टोरिकल रूट्स है, मतलब हिस्ट्री के अंदर भी काफ़ी इसका चर्चा है। इसको क्या क्या नाम से जाना जाता है, पहला तो चमत्कारपुर, आनंदपुर, सनेपुर और विमलपुर नाम से भी इसको जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात है, जो पुराण हैं हमारे उनके अंदर भी इसका जिक्र है। होम टू मैनी आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर्स, वारनगर इज़ फेमस फॉर इट्स टोरेंस। टोरेंस अपेयर ऑफ 12th सेंचुरी सोलंकी एरा कॉलम्स। तो ये देखें यहाँ पे हैं, ये होते हैं टोरेंस। तो यहाँ पे इस तरह की आपको डिज़ाइंस काफ़ी देखने को मिल जाते हैं, जो कि 40 फीट तक लंबे होते हैं। बिल्ट इन रेड एंड येलो सैंडस्टोन, लाल और येलो कलर के सैंडस्टोन से ये बनते हैं टू सेलिब्रेट ए वार विक्ट्री। जब भी वहाँ का कोई राजा जो इसको जीतता था, तो वो अपनी जो जीत को है ना ये सब बना के दिखाता था, वहाँ पे दर्ज करता था। तो इस तरह से वहाँ पे इन तरह की चीज़ों की काफ़ी भरमार है। 607 AD के अंदर जो चाइनीज़ बुद्धिस्ट ट्रैवलर थे ह्युआंग सांग, इन्होंने भी इस सिटी को विजिट किया था, और जो उनकी कैटलॉग है यानी कि जो ट्रैवल लॉग है उसके अंदर भी इसका जिक्र है। ड्यूरिंग एक्सकवेशन इन 2008 और 9, 2008 और 9 के समय पे जब जब वहाँ पे एक्सकवेशन चल रहा था, तो वहाँ पे एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी अनर्थन हुई है वारनगर के अंदर। वारनगर इज़ होम टू तनारिरी परफॉर्मिंग आर्ट कॉलेज, जिसको नेम किया गया था आफ्टर द ओनर ऑफ वेलोर ऑफ 2 सिस्टर्स, ताना और रीरी, जिन्होंने अपनी जो लाइफ है सेक्रीफाइस कर दी थी जब अकबर ने उनको कहा था कि आप मेरे कोर्ट के अंदर गाइए, जो कि उनके कस्टम्स के खिलाफ था। तो जो कि अकबर की उन्होंने बात मानी नहीं कि भाई हम आपके कोर्ट में नहीं गाएंगे, और इससे उनको क्या है ना इनके मोरल के खिलाफ भी था, ताना और रीरी के। इस वजह से इन्होंने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। अब बात करते हैं मोधेरा सन टेम्पल की, तो एक बार को देख लेते। ये है मोधेरा सन टेम्पल। द सन टेम्पल एट मोधेरा इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर पशुपति। पशुपति रिवर की बैंक के ऊपर, उसके किनारे के ऊपर ये सिचुएटेड है, जो कि ट्रिब्यूटरी है कौन सी रिवर की, रूपन। रूपन इन बेचाराजी तालुका ऑफ मेहसना डिस्ट्रिक्ट।
दिस इज़ द ईस्ट फेसिंग टेम्पल इज़ बिल्ट विद ब्राइट येलो सैंडस्टोन। तो ये भी ईस्ट फेसिंग टेम्पल है और जो कि येलो ब्राइट सैंडस्टोन से बना हुआ है। द टेम्पल डिस्क्रिप्शन स्टेट दैट इट इज़ बिल्ट इन मारू गुर्जरा आर्किटेक्चरल स्टाइल। तो कौन से स्टाइल के अंदर है, देखो ये सब है ना, थोड़ा सा याद रखना, दिमाग में रखना, क्योंकि आपसे प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है टेम्पल का नाम देके और इसका स्टाइल पूछने को बोल देंगे, तो उस टाइम पे आप फंस जाओगे। इसके अंदर क्या क्या है, जो मेन टेम्पल श्राइन है, गर्भगृह, और साथ ही एक हॉल है जिसको क्या बोला जाता है, गधा मंडपा। और जो आउटर हॉल है और असेंबली हॉल है उसको क्या बोला जाता है, रंग मंडपा। और जो सेकेंड पूल है जिसको क्या बोला जाता है, सूर्यकोण, विच इज़ आल्सो नाउ कॉल्ड इट एज रामकुंडा। रामकुंड नाम से भी इसको जाना जाता है, जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है और ऐसे स्टेप्ड है, मतलब उनके अंदर सीढ़ियाँ लगी हुई है। Every year at the time of equinox, the sun shine directly into the central shrine of the temple। जो ये बीच में जो जगह है ना, उस टाइम पे जो सन है बिल्कुल यहाँ पे उसकी पोजीशन होती है। रॉक कट स्कल्पचर ऑफ उन्ना कोटी। जो ये उन्ना कोटी है ना, वहाँ पे ऐसे ऐसे आपको स्कल्पचर्स दिखेंगे, ठीक है, पत्थरों पे। तो इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो एक बार को देखना आप। इट इज़ ए सेवाइट पिलग्रिमेज एंड डेट बैक टू 7 to 9 सेंचुरी, इफ़ नॉट अर्लियर। 7वीं से 9वीं सदी के बीच तक की ये हो सकती है, या उससे भी पहले की हो सकती है। उन्ना कोटी मीन्स वन लेस देन करोड़। उन्ना कोटी का मतलब क्या है, 1 करोड़ में से एक संख्या कम होना, ठीक है। एंड इट इज़ सेड दैट दीज मैनी रॉक कट केविंग्स आर अवेलेबल हियर। मतलब कि 1 करोड़ में से एक कम इतनी सारी ऐसी रॉक कट पेंटिंग्स नहीं, कार्विंग्स वहाँ पे मौजूद है। एज़ पर हिंदू मिथोलॉजी, जो हिंदू मिथोलॉजी है, अगर उसके अकॉर्डिंग बात करें, जो शिव जी है वो जा रहे थे काशी, ठीक है। और काशी जब जा रहे थे तो उनके साथ जो सारे टोटल देवी देवता थे कितने थे, 1 करोड़ थे। तो उन्होंने इस लोकेशन के ऊपर कहा कि आज रात हम यहीं पे रुकते हैं, लेकिन है ना, सब सुबह सनराइज़ होने से पहले खड़े हो जाना, ताकि हम आगे को प्रोसीड कर सके, आगे जा सकें। तो सभी देवी देवता बोले कि चलो ठीक है, सुबह सूर्य उदय होने से पहले हम उठ जाएंगे और सब अपना काशी की तरफ बढ़ने लग जाएंगे। लेकिन क्या है ना, शिव जी खुद तो उठ गए, है ना, बाकी सब उठ नहीं पाए। और इस चीज़ से उनको बुरा लगा, तो उन्होंने उस टाइम पे उनको क्या कर दिया, श्राप दे दिया एक तरह से, ठीक है। और सारे के सारे सबको कर्स दे दिया, यानी कि श्राप दे दिया, और सारे के सारे वहीं पे पत्थर के इमेज के रूप में, मूर्ति के रूप में वहीं पे बन के रह गए। तो इस वजह से कहा जाता है कि शिव जी चले गए। अगर शिव जी भी वहीं होते तो पूरी 1 करोड़ ऐसी कार्विंग होती वहाँ पे, लेकिन फ़िलहाल वो 1 करोड़ से एक कम है ना। तो इस वजह से वहाँ का ऐसा नाम पड़ा। अमॉन्ग द rock cut carvings, the central Shiva head and gigantic Ganesha figures deserve special mention. The central Shiva head is known as Unnakotiswara Kal Bhairava। इस नाम से उनको जाना जाता है। On one each side of his headdress, the central Shiva, and there are full two-size female figures, one of Durga standing as a lion and another female figure on the other side। एक बार को ये आप देख लेना, ये वाली फ़ोटो निकाल के, तो ये उसी के डिस्क्रिप्शन के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। व्हाट इज़ द यूनेस्कोज टेंटेटिव लिस्ट, जिसके अंदर इसको डाला गया है, इन तीनों साइट्स को डाला गया है। यूनेस्कोज टेंटेटिव लिस्ट एन इन्वेंट्री ऑफ प्रॉपर्टी विच ईच स्टेट पार्टी इंटेंड टू कंसिडर फॉर द नॉमिनेशन। तो क्या है ना, इंडियन गवर्नमेंट ने इनको नॉमिनेट किया है कि आप यूनेस्को की लिस्ट के अंदर डालो, लेकिन वहाँ पे डालने से पहले आपको टेंटेटिव लिस्ट के अंदर इनको डालना पड़ता है, ठीक है। फिर क्या है ना, यूनेस्को इस चीज़ को देखता है कि जो इनके ऑपरेशनल गाइडलाइंस है उसके हिसाब से ये सब जो नॉमिनेशन इन्होंने डाला है वो सही है या नहीं है। एक बार जब इनका नॉमिनेशन हो जाता है अच्छे से, फिर इनको भेजा जाता है वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के अंदर। उसके बाद में इनको साइट के अंदर ऐड किया जाता है। फ़िलहाल के लिए इंडिया में 52 ऐसी साइट्स हैं जो कि टेंटेटिव लिस्ट के अंदर शामिल है। व्हाट इज़ वर्ल्ड हेरिटेज साइट? वर्ल्ड हेरिटेज साइट रेफर टू एनी ऑफ द वेरियस एरियाज और ऑब्जेक्ट्स जो कि इंस्क्राइब है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर। ये अभी लिस्ट में नहीं आए हैं, ये लिस्ट में आ जाएंगे, ठीक है। अगर इन्होंने सारी कंडीशन फुलफिल कर दी तो उसके बाद ये लिस्ट में आ जाएंगे, फ़िलहाल के लिए ये लिस्ट में है नहीं। द साइट आर डिज़ाइन एज हैविंग आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू अंडर द कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज 19
72. There are three types of sites like कल्चरल, नेचुरल और मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इंडिया के अंदर फ़िलहाल टोटल 40 हेरिटेज साइट है। देखो यहाँ पे बात करी थी 52 साइट, 52 साइट तो हैं टेंटेटिव लिस्ट के अंदर, लेकिन जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट से दर्जा जिनको मिल चुका है वो कितनी है, इंडिया की 40 है, जिनके अंदर 32 तो कल्चरल प्रॉपर्टीज़ है, 7 नेचुरल प्रॉपर्टीज़ हैं और एक कौन सी है, मिक्स हेरिटेज साइट। जो फ़िलहाल के लिए लेटेस्ट में ऐड हुई थी वो थी हड़प्पा सिटी की धोलावीरा, काकटिया रुद्रवेश्वरा टेम्पल, ये दोनों डाले गए थे उनके अंदर रिसेंट के अंदर। तो ये थी आज की क्लास। कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कीजिएगा। और इस क्लास का जो आपको ये पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।